फूल डाली से गुथा ही झर गया, घूम आई गंध पर संसार में। था गगन में चाँद लेकिन चाँदनी, व्योम से लाई उसे भू पर उतार। तो नमस्कार दोस्तों, गुड्डू बाबा ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी राजनीति का माहौल चल रहा है। इसमें अध्यापक गण हो या कवि, हमारे साथ जो मौजूद हैं अध्यापक और कवि दोनों हैं। तो इनका विचार क्या है राजनीति में, या और भी विषय विचार है, हम आइए इसी बात पर चर्चा कर लेते हैं। सर से एक छोटा सा परिचय भी जान लेते हैं। सर, एक छोटा सा परिचय बता दीजिए। नमस्कार, मैं आलोक पांडे रत्सण बलिया का रहने वाला हूँ। सेंट जेवियर्स धरहरा में शिक्षक हूँ, सोशल साइंस का, इतिहास का, और यही हमारा परिचय है। हम लोग जो है शिक्षण का कार्य करते हैं, कविताओं का। सर, इतिहास से एक बात ध्यान में आ जाता है कि हमारे जो भारत का इतिहास है, इसको मिटाने के लिए बहुत सा ऐसा जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इतिहास के विषय पर इतनी सारी चर्चाएं देश में अभी भी जारी हैं, और सच्चाई तो यह है कि हमारे देश का जो इतिहास है, इसको आम तौर पर उन्हीं लोगों ने लिखा है, उन्हीं लोगों ने बनाया है जो भारत से, भारतीय लोगों से, भारतीय समाज से, भारतीय व्यवस्था से घृणा करते रहे। चाहे वो हिंदू चाहे वो मुस्लिम शासक हों और चाहे वो आपके यूरोपियन शासक हों। तो उन्होंने इतिहास को अपने मनमाफिक तरीके से ढाला, और इस देश की जो वास्तविक छवि थी, जो इस देश का वास्तविक इतिहास था, जो इस देश की वास्तविक शक्ति थी, सभ्यता थी, उसको उन लोगों ने दबाने का प्रयास किया, अपने हिसाब से उसको लिखा, और आजकल वही प्रचलित है। तो हम ये मान बैठे हैं कि भाई हम दबे हुए लोग रहे, हम पिछड़े हुए लोग रहे, हमारी जो भी परेशानियां रही हैं वो उसके कारण जो है यहाँ पर एक सगल बनाया गया कि जैसे भारत में जितनी भी परेशानियां रही हैं उसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियां ज़्यादा जिम्मेदार रहीं। कारण उसका यह भी रहा है कि चाहे वो मुस्लिम शासक हो, चाहे वो यूरोपियन शासक हो, अंग्रेज़ हो, फ्रांसीसी हो, पुर्तगाली हो, सबकी जो चुनौती थी यहाँ पर, सबकी जो लड़ाई थी, वो वास्तव में ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियों से ही थी, क्योंकि यही लोग इस देश का नेतृत्व कर रहे थे, यही लोग आपस में लड़ भी रहे थे, यही लोग इस देश को संभाले हुए भी थे। तो आप देखेंगे, जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूँ, बात तो इस पर हो जाए तो फिर घंटों बात चलती रह जाएगी, पर इसमें समझने वाली बात यह है कि जो भी इतिहास का विद्यार्थी है, आप उससे पूछ लीजिए, तो अगर पूछा जाए कि भाई भारत का स्वर्ण काल क्या रहा है, तो लोग बताएंगे कि भारत का स्वर्ण काल गुप्त काल रहा। गुप्त काल का समय कब रहा है, तो समझ लीजिए लगभग 320 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी, यानी आज से लगभग 1500 साल पहले। अब आप देखेंगे कि उस स्वर्ण काल से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं है आज, न उस भवन कला, स्थापत्य कला, उसका जो साहित्य मान लीजिए वो तो पुराण है, वो तो खैर अलग विषय, उस पर चर्चा हो जाएगी। लेकिन आप देखेंगे कि उस स्वर्ण काल से जुड़ी हुई चीज़ें कोई भी हमारे पास नहीं है। जबकि खजुराहो का एक मंदिर ले दे के गुप्तकालीन बचा हुआ है। आखिरकार उस सभ्यता के अवशेष गए कहाँ, किसने उसको नष्ट किया? तो आप देखेंगे कि हमारे देश में इतिहास के माध्यम से एक छोटे से उदाहरण से बताऊं, जैसे मान लीजिए ना, एक अशोक रहे हैं, अशोक प्रियदर्शी, या क्या नाम है, मौर्य शासक अशोक मौर्य। उनके बारे में बताया जाता है कि मान लीजिए उन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। तो इतिहासकारों का कहना है कि 84,000 स्तूप का निर्माण ये एक काल्पनिक विषय है। आप देखेंगे कि अशोक के 5-6 स्तूप बचे हुए हैं जो बुद्धकालीन अवशेषों से जुड़े हुए हैं। ये सारी चीज़ें जो है, ये मुस्लिम शासक हों चाहे यूरोपियन शासक हो, इन लोगों ने इन सारे दस्तावेजों को नष्ट किया ताकि वो अपनी सभ्यता संस्कृति को इस देश पर थोप सकें। जो नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया था मुस्लिमों के द्वारा, तो ये क्या अभी का जो सरकार चल रही है, क्या इसमें बदलाव करना ज़रूरी है कि नहीं? तो आपने एक बहुत अच्छे विषय को छेड़ा। जैसे मैं आपको बताऊं कि
ये घटना 1210 ईस्वी के बाद की है, यानी आज से लगभग 900 साल पहले की घटना है, जब अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का तहस नहस किया था, उसका नाश किया था। और उसकी जो लाइब्रेरी थी, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 6 महीने तक जलती रही। जितने भी हमारे देश के प्राचीन अवशेष रहे हैं शिक्षा से जुड़े हुए, वो सारे पत्तों पर ही तो थे, कोई कागज़ तो था नहीं आज जैसा, कोई प्रिंटिंग प्रेस जैसा तो कुछ था नहीं कि किताबें हैं संरक्षित हैं, एक नहीं उसकी हज़ारों कापियाँ हैं, वो तो पत्तों पर थे। आप सोच सकते हैं कि ऐसे पत्ते 6 महीने तक जले, तो भारतीय मनीषा, भारतीय दर्शन, भारतीय शिक्षा से जुड़ी हुई कितनी सारी चीज़ें उस भयानक घटना में नष्ट हुई। तो अब कहने का मतलब यह है कि जैसे आपने पूछा कि जो सरकार है इस समय, जो शिक्षा नीति है उसके विषय में क्या कार्य कर रही है, मैं आपको एक बहुत गंभीर विषय की तरफ ले चलना चाहूँगा। ज़रा समझिएगा कि हमारे देश की जो शिक्षा नीति है वो कॉलोनियल रूल के लोगों द्वारा निर्धारित की गई है। जो हमारे यहाँ के कॉलोनियल शासक थे, अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे, उन लोगों ने इस तरह की शिक्षा नीति हमारे देश में लागू करने का प्रयास किया या लागू किया, उसमें सफल भी रहे, अभी भी वो उसी के पैटर्न पर लगभग चल रहा है, जो यहाँ के देश के लोगों को एक नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं बना सकती है। जबकि हमारा देश जो है, कहीं इतिहास में पढ़ाया जाता है कि सोने का चिड़िया रहा है। यहाँ का नेतृत्व आज भी विश्व में प्रतीक के रूप में माना जाता है। आप देख भी सकते हैं, जैसे मान लीजिए चाहे वो अशोक ही हों, चाहे वो आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय हों, चाहे वो आपके क्या नाम है समुद्रगुप्त हों, किसका किसका नाम लिया जाए। और अभी आप वर्तमान में देख रहे हैं कि एक हिंदू शासक, क्योंकि इससे मोदी से पहले के शासकों को मैं हिंदू शासक नहीं मानता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी का भी शासन था, लेकिन वाजपेयी जी भी एक मानसिकता के ढले हुए व्यक्ति थे। लेकिन एक हिंदू शासक जब इस देश के सिंहासन पर बैठा है, तो अब देख सकते हैं कि पूरी दुनिया का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित है, भारत का ही नहीं। ये हमारे देश की नेतृत्व क्षमता रही है। तो हमारे देश के लोगों में अपार नेतृत्व की संभावनाएं रही हैं, लेकिन इस कॉलोनियल शिक्षा पद्धति ने यहाँ के लोगों को एक दास प्रवृत्ति में डाल दिया है। यहाँ के लोग ये मान कर समझते हैं, यहाँ के लोग नौकरी ढूंढते हैं, हमको रोजगार चाहिए। जबकि यह वह देश है जहाँ एक एक व्यक्ति, समझिए माने जंगल की तरह है, वृक्ष की तरह नहीं है, जंगल की तरह। एक एक व्यक्ति में वो संभावना है कि इस पूरे विश्व को संरक्षण दे सकता है। उस कला को जगाने वाली शिक्षा पद्धति को लागू करने की आवश्यकता है, उसको लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तो हमारी प्रवृत्ति बने हुई है कि हम कैसे भी नौकर बन जाए, मतलब कि महीने का एक इनकम आता रहे तो हम सफल हैं। लेकिन क्या हम कभी ऐसा सोचे हैं कि भाई हम एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। हमारे यहाँ देखेंगे कि एक सामान्य व्यक्ति को भी इस बात का प्रयास किया जाता है कि वो अपने कर्मों द्वारा सैकड़ों लोगों को रोज़गार दे सके। चाहे आप देखेंगे कि किसी को भी देख लीजिए, तो हमारे यहाँ जो रोज़गार सृजन का सवाल है वो नौकरी का नहीं रहा है, वो स्वामित्व का रहा है। और उस स्वामित्व का, उस नेतृत्व का, उस नायकत्व का के विकास के शिक्षा पद्धति को लागू करने में अभी ये सरकार लगी हुई है। अब देखना कि उसमें कितना कामयाब होती है। जो नई शिक्षा नीति लागू हुआ है वो क्या सफल होगा? अभी नई शिक्षा नीति के बारे में देखिए, उसका अध्ययन उतना प्रॉपरली नहीं हुआ है, तो उस पर कुछ भी कहना उतना मतलब जल्दीबाजी होगी। लेकिन जो वर्तमान नेतृत्व है हमारे देश का, वो इसी बात पर लगा हुआ है। आप देख भी रहे हैं हमारे देश के जो आज की जो युवा पीढ़ी है, वो ज़्यादा लीडरशिप कलाओं से योग्य सक्षम है। वो ज़्यादा से ज़्यादा विकट परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम है। इस महामारी के दौर में भी आप देख सकते हैं कि हमारे देश में अनजाने लोगों ने अकेले खड़े होकर के और पूरे समाज का संरक्षण किया है, बिना किसी मतलब सरकारी सहयोग के। लोग एक दूसरे के सहयोग में लगे हुए हैं। आज जो हमारे देश की जो सोच बदली हुई है पिछले 6-7 सालों में, ये उसी नेतृत्व का ही देन है। तो सर एक और बात है, जैसे अभी राजनीतिक माहौल चल रहा है, हाँ, लगभग अपने यहाँ 1 माह में चुनाव हो जाएगा, तो इस माहौल में क्या लग रहा है अभी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह होती है, जानते हैं क्या है, जीवन बहुत मतलब सरल भी है, बहुत गूढ़ भी है। जीवन की सच्चाई यह है कि
चाहे जीवन की सफलता यह है कि आप जब निर्णय लेने का समय आता है तो आप कितने ज़्यादा पारदर्शी और कितना अधिक आप सत्य के साथ खड़े होते हैं। वर्तमान में आप देख सकते हैं जो वर्तमान परिस्थिति है उसके हिसाब से कि आज भी हमारे देश के लोगों की प्रवृत्ति गुलामी मानसिकता की है। वो व्यक्तिवाद, जातिवाद इनसे बंधे हुए हैं। वो अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु भी कुछ होता है। हमें ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे सबका कल्याण हो। अब आप कह सकते हैं ना कि जैसे मान लीजिए कि भाजपा सरकार ही है तो काशी कॉरिडोर हो, चाहे अयोध्या वाला ही मैटर है, अगर आप ले तो आप कहेंगे कि ये विश्व बंधुत्व से कहाँ से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय सनातनी परंपरा ही वास्तव में विश्व बंधुत्व का वाहक है ना। इस परंपरा का जितना ज़्यादा संरक्षण और संवर्धन होगा उतना ही इस विश्व से वैमनस्य का नाश होगा। इस देश में, इस पूरे विश्व में जो अशांति है वो सनातन परंपरा के क्षय होने के चलते ही है। तो उसके पुनर्स्थापना से फ़ायदा यह होगा, आप देखेंगे कि विश्व में 2 ही कौमें आपस में कुत्ते की तरह जूझ रही हैं, ईसाई और मुसलमान। पूरे वर्ल्ड वाइड ये जो है दुनिया में लड़ रहे हैं। क्यों? इनकी सोच ही वही है, इनके धर्म के सिद्धांत ही यही है। जबकि सनातनी परंपरा की स्थापना जब तक नहीं होगी विश्व में शांति का स्थापन नहीं होगा। जब इस देश का विचार पूरे विश्व स्तर पर जब तक नहीं फैल जाता है तब तक इस देश में वास्तविक पुनर्स्थापना नहीं होगी। आप देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की भी स्थापना के बावजूद विश्व में शांति स्थापित हुई, आतंकवाद आज भी सर पर खड़ा है। परमाणु बमों का, अणु बमों का, हाइड्रोजन बमों का आतंक आज भी खड़ा हुआ है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि आज की परिस्थिति में जब आप मतदान करने जाते हैं तो आपको यह सोच के जाना होगा कि हमें ऐसा नेतृत्व चुनना है जो भारत के एक एक व्यक्ति को नेतृत्व करने के योग्य बना सके। हमें जातिवाद, धर्मवाद से ऊपर उठ करके मतदान करना चाहिए। अभी समाजवादी पार्टी हो या और भी अन्य पार्टियाँ ब्राह्मणों को लुभाने में लगी है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप भी ब्राह्मण हैं तो लग रहा है कि ब्राह्मण का वोट इधर उधर जाएगा या बीजेपी पे जाएगा। ये एक बहुत मतलब मज़ेदार विषय है भाई। जैसे चुनाव है तो पॉलिटिकल पार्टियां क्या नाम है अपने मतदाताओं को आकृष्ट करने की कोशिश करेंगी ही। अगर कोई मतदाता उधर है तो उसे भड़काने की भी कोशिश करेंगी। लेकिन जो मतलब वर्तमान परिदृश्य में देखने को आ रहा है, चाहे जैसे जैसे लोगों से संपर्क होता है उन सभी चीज़ों को देखने पर यह लगता है कि आमतौर पर जो ब्राह्मण मतदाता है, देखिए ब्राह्मण विश्व की सबसे क्रांतिकारी जाति है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ। आप देखेंगे कि ब्राह्मण जो है जो सत्य है, जो सही है, उसको बहुत देर तक उसकी उपेक्षा नहीं करता। वो धीरे धीरे और एकाएक मुखर होकर भी उसके साथ जुड़ जाता है। तो जो ब्राह्मण है मुझे नहीं लगता कि वो सपा की तरफ जाएगा। और वैसे तो भाई प्रतिशत में कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अधिकांशतः ब्राह्मण जो वर्तमान परिस्थिति है उसको देखने से लगता है कि वो भाजपा को ही मतदान करेंगे। ये देखने में आ रहा है। जैसा कि अभी बताया गया है आपके बारे में, आप कवि भी हैं, तो कोई कविता के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? फिलहाल कविता मुझे, मेरी लिखी हुई कविताएं ही याद नहीं रहती हैं, और कोई एकाएक ऐसी कोई कविता मतलब जैसे दिमाग में नहीं आ रही है कि जिसे मैं सुनाऊं आपको। क्योंकि एक परिचर्चा थी तो इसमें आ गया। अब कविताओं का जहाँ तक है तो कविताओं को ढूंढ के लाना होगा और फिर जो है उसको सुनाना होगा। फिलहाल एक कविता किसी और की मैं चाहूँ कहिए तो सुनाऊँ आपको। सुना दीजिए। बिल्कुल। कि देखिए जो व्यक्ति है उसकी सफलता इसी बात में है कि वह जो है अपने स्वरूप को पहचाने। तो ये कविता उसी पर केंद्रित है कि फूल डाली से गुथाही झर गया, घूम आई गंध पर संसार में। फूल डाली से गुथाही झर गया, घूम आई गंध पर संसार में। था गगन में चाँद लेकिन चाँदनी, व्योम से लाई उसे भू पर उतार। बाँस की जड़ बाँसुरी का एक स्वर, कर गया गुंजित जगत के आर पार। और मिट्टी के दिए की एक लौ, और मिट्टी के दिए की एक लौ, दे गई चिरज्योति चिर अंधियार में। फूल डाली से गुथाही झर गया, घूम आई गंध पर संसार में।
आज का वर्तमान राजनीतिक परिवेश या व्यक्तित्व की सफलता इसी बात पे है कि हम भले नष्ट हो जाएं, लेकिन हमारी सुगंध, हमारा यह देश अब विश्व स्तर पर एक महान नेतृत्वकर्ता के रूप में हो, विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो। इस बात को ध्यान में रख करके ही हमें अपने सारे निर्णय लेने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। हम और भी ऐसी अच्छी वीडियो बनाते ही रहते हैं। अगर आपको कृषि से संबंधित वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल TNT किसान को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।